जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो चीज जिसको देख करके आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मेरे साथ जो इंडियन भाई है उन्होंने चाइना में फैक्ट्री लगाई है। इंडियन होके चाइना में अपनी फैक्ट्री लगा करके आज वो जो आइटम बनाते हैं ग्लोबली उसको सेल करते हैं। इंडिया में भी इनके आइटम जाते हैं। और आप जिस तरीके से चीज देखना चाहते हो कि कभी इंडिया में होके यहाँ चाइना में आके फैक्ट्री लगाना चाहते हो, कैसे लगा सकते हो, आज इनसे जानेंगे। साथ ही दिखाऊंगा टेक्नोलॉजी। जो गाड़ी आप ये चला रहे हैं यहाँ पे, उस गाड़ी की करंटली स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। ऑटोमेटिकली देखो इसने इसको ओवरटेक किया है। स्पीड अभी 100 पे चल रही है और धीरे धीरे ये जो स्पीड है इसको आप चेक करो। अभी 108, 109, 110 हो चुकी है। गाड़ी अपने आप से बिना हाथ टच किए चल रही है ऑटोमेटिकली। अब देखो 120 की स्पीड पे गाड़ी चलने को यहाँ पे एकदम तैयार है और दौड़ रही है इन चाइना की सड़कों पे। ये है चाइना की ओरिजिनल टेक्नोलॉजी। भाई जी, हमें अपनी फैक्ट्री दिखाओगे कि नहीं? जी जरूर दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। आपकी ये गाड़ी क्या आप इंडिया में चला सकते हो सेम स्पीड पे 120 पे? नहीं चला सकते जी। नहीं चला सकते। तो ये चाइना की कहीं भी आप चले जाओ, क्या गाड़ी सेम तरीके से 120 की स्पीड पे सड़कों पे चलेगी? सेम ही चलेगी। ओके, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं। तो मुझे एक चीज बताओ, आप हमें हमारी अपनी फैक्ट्री में सब कुछ दिखाओगे कि नहीं आज? हाँ, सब कुछ दिखाएंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो के बारे में नहीं जानते हैं। आप इसको मैनुअली भी ले सकते हैं गाड़ी को। आप हमें ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से इंडिया में हो और आप किस चीज का बिजनेस चाइना में करते हैं? मेरा नाम डेविड है, मैं मुंबई से हूँ इंडिया में, और मेरा लाइटिंग का बिजनेस है यहाँ पे। ओके, सो नाइस। दोस्तों, सामने की तरफ टोल आ चुका है और ये टोल चाइना के अंदर जो जितने भी टोल होते हैं, ऐसे आप फास्टली यहाँ से आते हो और ये गाड़ी कुछ ही सेकंड में आपको यहाँ से निकलने को मिल जाता है। यहाँ रुकना नहीं पड़ता है। कई बार तो आपकी गाड़ी जो है वो लगभग 30 की स्पीड में चल रही होती है, उसी में आप निकल जाते हो। और कई बार है गाड़ी को हल्का सा वहाँ पे बिल्कुल धीरे करना पड़ता है, उतने में निकल जाते हैं। मतलब लाइनें नहीं लगती। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। दूर से ही आपका जो ETC बोलते हैं चाइना के अंदर, जैसे इंडिया में फास्टैग होता है, उसको ये डायग्नोस कर लेते हैं। और सड़कें इतनी लाजवाब है जो कहना मतलब आप जितना चाहो मेरे किसी भी शहर का सड़क का वीडियो देख सकते हो। तो चलिए भाई जी से हम थोड़ी और बातें करते हैं और जानकारी लेते हैं। सर, आपकी जो फैक्ट्री है चाइना के कौन से शहर में है? चाइना के जोंगशान शहर में है। जोंगशान शहर में। और जो दोस्तों मैं एक चीज बताऊं आपको, जो लाइटिंग का बिजनेस है वो चाइना के अंदर जोंगशान शहर के गुजन नामक जगह पे होता है। ये गुजन जो जगह है दुनिया में वर्ल्ड कैपिटल ऑफ लाइटिंग बोली जाती है। तो देखिए, चलिए अभी इनकी फैक्ट्री में चल के मैं डायरेक्टली आपको सब चीजें डिटेल से दिखाता हूँ। क्या चाइना का लेबर इंडिया के लेबर से सस्ता है, क्या महंगा है? आखिरकार चाइना में बनने वाला आइटम इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सस्ता क्यों होता है, या दुनिया में बनने वाले आइटम से सस्ता क्यों होता है? आप फैक्ट्री कैसे डाल सकते हो, कौन सी मुसीबतें आती है, कौन से फायदे के टाइम्स होते हैं, क्या यहाँ पे फैक्ट्री लगाना आसान काम है, कितने टाइम में सर्टिफिकेशन मिल जाता है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कैसा होता है, बहुत सारी चीजें। लेट्स गो टू द फैक्ट्री एंड एंजॉय द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। तो चलते हैं अब अंदर की तरफ। चलो ठीक है, चलते हैं अंदर की तरफ। नमस्ते, वेलकम टू मेची। हाँ जी, मेची या मेची? मेजी। मेची। हाँ जी। तो ये आपका इंडियन ब्रांड है? इंडियन ब्रांड है। मेची नाम से? हाँ जी। इसी नाम से इंडिया में आपकी चीजें इसी नाम बिकती से है? इंडिया में चीजें बिकती है। ओके, और भारत और चीन का आपने यहाँ फ्लैग भी लगाया। हाँ ये ड्राइवर है? ये ड्राइवर है, ये ये- DOB लाइट्स है, ये स्ट्रीट लाइट हो गया, ये फ्लड लाइट हो गए। ओके, ये जो हाईवे लाइट आपने यहाँ लिखा है, हाईवे लाइट क्या ये होती है? इंडस्ट्रीज में लगती है, फैक्ट्रीज में लगती है। इंडस्ट्री में? हाँ जी। इस तरफ आपने जो लगाई है ये क्या चीज है? ये फ्लड लाइट है। मैं खोल के देख लूँ? हाँ, देख लीजिए। ओके। तो ये 100 वॉट की फ्लड लाइट है। 100 वॉट की हाँ जी, फ्लड लाइट। हाँ जी। ओके दोस्तों, इस तरह की फ्लड लाइट आपने कहीं ना कहीं यूज की होगी। चलिए अब दिखाता हूँ आखिरकार ये फ्लड लाइट कैसे बनती है। मेरे पीछे इनकी असेंबली लाइन है, राइट? हाँ जी। इसको अंदर डालते हैं वापस से। तो दोस्तों आइए अंदर की तरफ चलते हैं और असेंबली लाइन का एक एक करके चीजें दिखाता हूँ। लेट्स गो। इधर से आपका पूरा इनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। असेंबलिंग लाइन है पूरा। तो मैं शुरू से देख पाऊंगा? हाँ, शुरू से देख पाओगे। चलो भाई, दोस्तों आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इधर बन रही है। यहाँ पे इनके कुछ स्क्रू है वो टाइट हो रहे हैं। यहाँ दोनों तरफ आप देख सकते हो स्क्रू टाइपिंग का काम चल रहा है। और यहाँ पे कुछ
वेल्डिंग का Soldering काम का हो काम रहा हो है। रहा है। वेल्डिंग हो रही है ना, हाँ जी, सोल्डरिंग बोलते हैं। सोल्डरिंग बोलते हैं इसे। ओके, तो और मेरे पीछे की तरफ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो थोड़ा थोड़ा साउंड भी सुनाई दे रहा होगा इन सब चीज़ों का। इस तरफ भी सोल्डरिंग हो रही है। इस तरफ भी सोल्डरिंग हो रही है। ओके, सो नाइस। वाह, इधर भी सोल्डरिंग हो रही है, इस तरफ भी बहुत सारा काम आपको देखने को मिल रहा है। मुझे मल्टीपल काम अलग अलग जगह पे होता है। ओके, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपके ये वर्कर बातें नहीं करते आपस में? नहीं, बातें करने नहीं आते, यहाँ पे काम करने आते हैं। मतलब इन्होंने अपने काम पे देखो कितना फोकस कर रखा है। हाँ। इवन हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो भी कोई घूम के कोई नहीं नहीं देख रहा देखेगा। है। हाँ, मतलब देखो, कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं कि चाइना के अंदर दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक काम नहीं रेस्ट टाइम करते, होता है। रेस्ट टाइम होता है ना? उसमें लंच करते हैं और रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। सो जाते हैं। दैट्स सो नाइस। इस तरफ भी सोल्डरिंग हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये स्क्रू लग रहा है। स्क्रू लग रहे हैं। हाँ जी। तो अब जैसे ये प्रोडक्ट हो गया, हाँ हाँ, इसमें मेजी का लगा हुआ है इनिशियल्स से, ये हम लोग का प्रोडक्ट है। ओके, हाँ, तो जैसे वारंटी क्लेम करना है, आफ्टर सेल सर्विस होती है, तो ये लोगो चेक करते हैं कि ये मेजी का लोगो है, मतलब ये मेजी का फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। ओके। तो इसके ऊपर जो आपने मार्किंग लिखी है, हाँ जी। ये इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट वाली पट्टी PCB। को? पीसीबी। तो ये पीसीबी पे जो लिखा हुआ है ये ये ट्रैकिंग हम लोग कोड का आता है। ट्रैकिंग कोड है, इसमें डेट कब बना है, कहाँ पे बना है और कौन से सप्लायर ने मटेरियल दिया है, वो कोड रहता है पूरा। ओके, ये यहाँ पे स्क्रूइंग का काम यहाँ हो पे रहा है। स्क्रूइंग का काम हो रहा है। बड़े काम बहुत फास्ट कर रहे हैं। हाँ, काम बहुत फास्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। मतलब फ्यू सेकंड्स के अंदर आपका एक प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। मुझे एक चीज़ बताओ, इंडिया में बोला जाता है कि चाइना का लेबर सस्ता होता है, क्या चाइना का लेबर सच में सस्ता होता है? नहीं, चाइना का लेबर महंगा होता है इंडिया से। महंगा होता महंगा है। होता है। वो तो चाइना का लेबर पे कितनी कॉस्टिंग आती है महीने की, अगर एक लेबर पे बात करें तो? अगर इंडिया का लेबर आप कंपेयर करोगे तो चाइना का 4 टाइम हायर है। 4 टाइम हायर है। हायर है। तो मतलब ये देखो, यहाँ पे आपने इतने सारे प्रोडक्ट बना दिए हैं। हाँ। और ये इनका हाथ ऐसे चल रहा है, ऐसे रोबोट काम कर रहा हो। हाँ। मतलब इतना फास्ट एक्यूरेसी से काम करते हैं। क्या ये इसलिए है क्योंकि ये स्किल लेबर है? हाँ, ये स्किल लेबर है। चाइना में सब लेबर स्किल लेबर होती तो है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको स्टार्टिंग से ही वो एजुकेशन दी जाती है हाँ हाँ हाँ। कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, और जो भी काम करेंगे तो प्रोफेशनली काम करेंगे, मतलब इसमें फॉल्ट होने का चांस न के ना बराबर। के बराबर है। ओके, सो नाइस। अगर कुछ कहीं इनको गलती दिखती है तो वो रुक जाएंगे कि नहीं ये गलती है। हाँ हाँ। और कहीं कहीं जगह क्या होता है ना, जैसे इंडिया में है तो उनको पता नहीं है कैसे फिट करना है, क्या करना है, तो उनको हम बता देंगे ये स्क्रू लगाना, तो बस वो यही लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे स्किल लेबर है, उनको समझ में आती है कि स्क्रू लूज है, स्क्रू कभी स्लिप हो रहा है, तो वो खुद ही चेंज कर देंगे। और मतलब वो ब्रेन लेबर है बट विथ ब्रेन है। विद ब्रेन है। ओके, सो नाइस। AI लेबर बोल सकते हैं अभी। हाँ हाँ, वी कैन से मास्टर लेबर मास्टर है। लेबर है। ओके, तो इस तरफ ये वो बड़ी वाली लाइट का भी काम यही होता बड़ी है। वाली लाइट का भी काम यही होता है। ओके, सो नाइस। इस तरफ आपका कुछ रॉ मटेरियल है। कुछ रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं जो Okay. कि प्रोडक्शन में काम आएंगे। सो नाइस। ये भी आपके रेडी प्रोडक्ट ये है। रेडी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये स्टोरेज किया गया है इनका? हाँ? हाँ, ये अभी स्टैकिंग होता है यहाँ पे। तो ये नीचे से, ओके, ये इससे फिर इसके ऊपर फिर हाँ, पत्ता फिर लगा स्टैक होगा, फिर उसके बाद टेस्टिंग होगा, हाँ, फिर हाँ, पैकिंग होगा। ओके, सो नाइस। और पीछे की तरफ भी ऐसे ही पूरा पूरा ऐसा काम काम भी चल चल रहा रहा है। सो नाइस। ये क्या चाहिए? ये उसका कवर है ना ये ऊपर उसका का? ऊपर का कवर है, क्या इसको क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं इसको। लेंस बोलते हैं। तो ये इसमें इतने दाने दाने, इसका क्या मतलब हुआ? ये जितनी LED होते हैं उतने उतने दाने होते हैं। तो इसमें लगभग कितने होंगे? हाँ, इसमें होंगे 250 के आसपास। 12? हाँ, 12 इधर है। 12 इधर है। ओके, इसमें लगभग 250 करीब है। लगभग 250 होते हैं। ओके, सो नाइस। सो मुझे एक चीज़ बताइए, चाइना में फैक्ट्री लगाने का आपने कैसे सोचा? ये काम आप इंडिया में भी कर सकते थे, आपने चाइना में ही फैक्ट्री क्यों लगाई? यहाँ रॉ मटेरियल थोड़ा मिलना ईजी है, हाँ हाँ। और स्किल लेबर है, और स्पीड यहाँ पे काफ़ी फास्ट है, और यहाँ पे क्या है, पूरे वर्ल्ड का एक एक्सपोजर मिल जाता है हाँ हाँ। कि यहाँ से आप इंडिया भी सप्लाई कर सकते हो और बाकी कंट्रीज में भी सप्लाई कर सकते हो, तो कस्टमाइजेशन करना काफ़ी इजी हो जाता है यहाँ पे। कई लोग हमारा वीडियो देखते हैं, वो यकीनन उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मतलब आप तो भारतीय हो, आपको भारत में ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए, मेड इन इंडिया करना चाहिए। आप चाइना में बनाते हो, इंडिया में बेचते हो, तो इससे मतलब क्या मतलब इंडिया के लोगों को बेनिफिट होता है? जैसे इंडिया में काफ़ी बड़ी फैक्ट्रीज तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा छोटी फैक्ट्रीज है जो MSME बोलते हैं इंडिया में। तो सबको चाइना से प्रोडक्ट लेना है, और चाइना से सप्लायर से बात करना, प्रोडक्ट लेना,
पूरा डील फिनिश करना और प्रॉपर प्रोडक्ट इंडिया में पहुंचना, वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो वो एक बार दो बार के लिए ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए काफ़ी, उसके लिए एक सेमिनार चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो एक, अभी जैसे मैंने फैक्ट्री किया है, तो छोटे फैक्ट्रीज हैं तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, बिकॉज हम लोग का वेयर हाउस है मुंबई में और यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्शन है। तो जिसको यहाँ से लेना है उसको यहाँ से दे देंगे, जिसको वहाँ से चाहिए वहाँ से दे देंगे। तो MSME हो गए, मिडल हो गए, तो उनको वहाँ से थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ईजी अवेलेबल हो गए, आफ्टर सेल सर्विस हो गया, तो वो हिसाब से यहाँ पे किया है। तो चलिए चलते चलते बात करते हैं और मुझे आपकी फैक्ट्री के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो बताइए, कहाँ पे टेस्टिंग होती है, ये असेंबलिंग इसका हमने देखा, बाकी रॉ मटेरियल कहाँ स्टोर किया है। स्टोरेज से स्टार्ट करता हूँ, रॉ मटेरियल कहाँ से होता है। पहले आपको रॉ मटेरियल का एक सिस्टम बताता हूँ। उधर चलना पड़ेगा, उधर चलना पड़ेगा। ओके लेट्स गो। वैसे दोस्तों इधर भी बहुत सारे आपको ये इस तरीके की, इसको पीसीबी बोलते हैं, इसको पीसीबी बोलते हैं। ये पीसीबी है, मैं उठा के देख लूं? हाँ उठा के लीजिए, आराम से उठाइए। ओ इसके नीचे की तरफ ये है, अभी इसका कटिंग नहीं हुआ, कटिंग नहीं हुआ है, इसका कटिंग होना बाकी है। तो ये पीछे की तरफ इसकी पूरी प्रोडक्शन लाइन चल रही है। वो ड्राइवर का डिपार्टमेंट है, ये कंप्लीट लाइटिंग का डिपार्टमेंट है। वो भी आप हमें दिखाएंगे? वो भी दिखा देंगे। ओके, तो फिलहाल हमें उधर चलना है। उधर चलना है। ओके चलिए दोस्तों, इधर देखो कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं और मतलब बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं। मतलब ये जो डेडिकेशन जिस दिन अपने देश के हर एक लेबर में आएगा, उस दिन अपना देश तरक्की जिस रफ्तार से आज कर रहा है उससे 50 गुना तेज रफ्तार से तरक्की करेगा। मतलब ये जो है वो है स्किल्ड लेबर, और इनकी वजह से ही आज चाइना के अंदर पूरा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। एक व्यक्ति अकेला बहुत सारा काम आसानी से कर लेता है। ये है रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल। हाँ जी, इस तरह पूरा, हाँ जी, रॉ मटेरियल इसके अंदर। हाँ जी। तो मतलब अलग अलग कंपनियों से, चाइना से रॉ मटेरियल खरीदते हो आप? हाँ, रॉ मटेरियल चाइना से खरीदते हैं। ओके, सो इसमें क्या है, ये क्या रखा हुआ है इसमें? ये पीसीबी रखी हुई है, ये तो सैंपल्स पीसीबी है। हाँ हाँ, बट जैसे आप इधर देख रहे हो पूरे रैक्स बने हुए हैं, ये सभी। हाँ जी, इसके अंदर पूरे रॉ मटेरियल्स हैं। ये आइश तो बड़ी कंपनी है जिसके रॉ मटेरियल आते हैं, कैपेसिटर्स आते हैं। कैपेसिटर्स आते हाँ हैं। जी। इसका पूरी दुनिया में नाम है, चाइना में तो मतलब मोटा मोटी बहुत सारी कंपनी में नाम है ही है। हाँ हाँ हाँ। ये इधर जो छोटे छोटे ये क्या है? रेजिस्टेंस है और अलग अलग छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ हाँ हाँ। ब्रिजेस हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो आपने इधर और इधर दो तरफ दो चीजें रखी अलग अलग, क्या इस फर्क तरफ है? पूरा रॉ मटेरियल है और इस तरफ पूरा वेयर हाउस बना रखा है। जो सेमी फिनिश होते हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं। इधर सेमी फिनिश, इधर सेमी फिनिश, इधर रॉ मटेरियल, पूरा रॉ मटेरियल। और फिर लास्ट में मैं आपको एक वेयर हाउस भी दिखाता हूँ। वो अभी हम लोग ने डेवलप किया है वेयर हाउस। तो फिनिश प्रोडक्ट जो होते हैं वो हम वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। ओके, सो वो अलग से है? वो अलग से है। ओके, सो नाइस। सो मैं ये देख सकते हैं अंदर हाँ, से? ये देख सकते हैं अंदर से। ओके, सो इसमें भी ये छोटे छोटे पार्ट्स आपने रखे हैं? छोटे छोटे पार्ट्स रखे हुए हैं। ये तो कैपेसिटर है, ये ट्रांसफॉर्मर्स बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर। हाँ जी। ओके, और ये पूरा रॉ मटेरियल इधर रखा? हाँ जी, रॉ मटेरियल है पूरा। सो नाइस, सो नाइस। तो दोस्तों ये फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ इनका रॉ मटेरियल के लिए बना हुआ पूरा का पूरा स्टोरेज हाउस। आपने पहले कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखी भी होगी, या फिर नहीं देखी है तो मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। वैसे आज हमने इनको अपने पास रखा है, मतलब आज इनकी फैक्ट्री विजिट करने का मौका हमें मिला है। और अब आप हमें दिखाइए आपके जो ड्राइवर्स बनते हैं, हाँ जी, वो कैसे तो असेंबल होते हैं, ओके, और फिर उनकी आप टेस्टिंग कैसे करते हो? ओके। तो किधर तो पहले मैं आपको असेंबलिंग का दिखा देता हूँ। असेंबलिंग? हाँ जी। ओके, तो दोस्तों चलिए फिर असेंबलिंग की तरफ। ये आपका इधर क्या है, ये क्या है? ये रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल है। ओके, और ये पूरा का पूरा आपने? आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। पूरा रैक्स बने हुए हैं, अलग अलग रॉ मटेरियल स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे ये ड्राइवर बन रहे हैं आपके? ड्राइवर पूरा असेंबलिंग लाइन है ये। एक्चुअली इसकी शुरुआत किस पॉइंट से होती है? पहले पीसीबी में प्लगिंग होता है। पीसीबी में प्लगिंग होता हाँ है। जी, तो जैसे मैं वहाँ पे इस हो रहा एक को है। उठा के देख सकता हूँ? ये आप अभी नहीं उठाइए, ये फिनिश नहीं हुआ है, तो ये मटेरियल्स गिर जाएंगे। नहीं, ये तो सोल्डरिंग हो गया ना? नहीं, ये सोल्डरिंग अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है? नहीं। ओके, तो ये यहाँ आप पे एक उठा के देख सकते हैं। ये उठा सकते हाँ हैं? जी। तो ये अगर मैं इसको उठाता हूँ तो ये कितने पीसीबी है? 2 3 4 15। 15 है? हाँ जी। ओके, 15 पीसीबी अलग से, 15 ड्राइवर है कुल मिला के? 15 × 2 30 ड्राइवर है। ये 30 ड्राइवर का हाँ जी। पीसीबी है, एक साथ असेंबल हुआ है? एक साथ असेंबल हुआ है। मुझे एक चीज़ बताओ, आखिरकार ये जो आइटम है ये आप इंडिया में क्यों नहीं बनाते? आप इंडिया में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते? आपने यहाँ लगाई है
मतलब जो बहुत सारे दर्शक हैं उनके माइंड में ख्याल भी होगा कि ये एम्प्लॉयमेंट आप इंडिया में भी क्रिएट कर सकते थे। जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ हाँ। जैसे जो छोटे ड्राइवर्स है उसमें 10-15 होते हैं, जो बड़े ड्राइवर्स होते हैं उसमें 30, 35, 40 कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो इधर जैसे कंपोनेंट्स आते हैं, पहले उसकी टेस्टिंग होती है, वो पास होता है, फिर उसका मास प्रोडक्शन होता है। तो ये चीज़ इंडिया में ही सिर्फ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा रॉ मटेरियल आएगा चाइना से, फिर वहाँ पे उसका टेस्टिंग होगा, और अगर एक भी कंपोनेंट फेल होता है तो पूरा प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो मान लीजिए अगर इसमें 30 आइटम लगे हैं, हाँ जी, और 29 आपके सब ओके आए, ओके है, एक खराब आ गया, हाँ जी, तो पूरा प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता 29 असेंबल हो गए एक का वेट करें? नहीं, सब साथ में असेंबल होते हैं। ओह, तो मतलब ये तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है। हाँ, आपका पूरा फैक्ट्री का पूरा वर्कर फैक्ट्री आराम वर्कर करेगा। रुक जाएगा। तो ऐसे में यहीं पे इसकी असेंबलिंग यहीं होना पे ही assembling ओनली possible है। वन पॉसिबल हाँ, चांस इसलिए है। गुजन को लाइटिंग सिटी बोलते हैं, क्योंकि तो- पूरा रॉ मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल सो है। पीसीबी ड्राइवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर जहां तक रॉ मटेरियल खुद कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर रही है नहीं कर रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। ओह, तो ये दोस्तों आप समझ भी सकते होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका अभिप्राय क्या है। यही वजह है कि आपने ये फैक्ट्री यहाँ यहाँ असेंबल लगाई है। किया, यूनिट्स लगाए हाँ हैं। जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया है और बहुत सारे इसके आइटम्स हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और हम उस तरफ चलते हैं जहाँ से असेंबलिंग के एरिया में देखते हैं फर्स्ट पहले। असेंबलिंग का टाइम हो रहा है। ओके, आपके वर्कर सच में काफ़ी शालीन हैं और काम के लिए डेडिकेटेड हैं। हाँ, हाँ, देखिए कई लोग म्यूजिक भी सुन रहे हैं, कई लोग बस हाँ, अपना- म्यूजिक तो सुनते रहेंगे, हाँ। क्योंकि कुछ एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही चाहिए काम करने के लिए। यहाँ पे चलते हैं पहले, यहाँ पे इस तरफ देखते हैं। सबसे हाँ पहले। ओके ओके, सो ये क्या कर रहे हैं? जी। ये पीसीबी में असेंबल कर रहे हैं, ये पीसीबी में असेंबलिंग का असेंबल काम हो कर रहा रहे है। हाँ हैं। जी, ओके, इसको माउंटिंग बोलते हैं। माउंटिंग करते हैं। तो ये जो लगा रहे हैं वो आइटम क्या है? ये एक ये लेडी जैसे कैपेसिटर लगा रही है लेडी, कैपेसिटर लगा रही है, तो एक लेडी 2 आइटम लगा 2 रही है। आइटम 3 आइटम, डिपेंड्स कैसा ड्राइवर है। हाँ, अगर छोटा हाँ। ड्राइवर है तो ज़्यादा आइटम भी लगा सकते हैं, ओके और बड़ा ड्राइवर है तो सिंगल या डबल आइटम लगा सकते हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये हो जाने के बाद आइटम कहाँ जाता है? ये हो जाने के बाद आइटम जाएगा सोल्डरिंग में। सोल्डरिंग में, मतलब कुछ उन्होंने लगाया तो ये पूरी चेन बनी हुई है। ये पूरी चेन बनी हुई है। हाफ काम वो करते हैं, आप उसके काम वो बाद करेंगे, में फिर आगे आया- जाएगा ड्राइवर, हाँ। फिर आगे जाएगा, टेस्टिंग होगा, फिर कटिंग होगा, फिर उसके बाद एजिंग होगा। मतलब ड्राइवर वहाँ पे चेक होता है कि ड्राइवर काम कर रहा है बरोबर या नहीं कर रहा है। तो ये जो आइटम लगा रहे हैं, मान लीजिए 30 आइटम है, तो एक इंसान 2 या 3 ऐसे 2 या लगाता 3 है, ऐसे लगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले के पास जाता है, उसके बाद नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट के बाद जाता है। हाँ जी। सो नाइस। तो ये मैक्सिमम मैं यहाँ देख रहा हूँ महिलाएं काम कर रही महिलाएं काम करती है। 90% लेबर फीमेल लेबर्स है चाइना में। हैं। ओके, तो मतलब मेल और फीमेल के लेबर में क्या कोई प्रोडक्शन क्वांटिटी या क्वालिटी में फर्क आता है? नहीं, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को पहले से ही जोड़ दिया है गवर्नमेंट ने, हाँ हाँ। तो इसलिए फीमेल लेबर यहाँ पे ज़्यादा है। तो फीमेल भी उतनी स्किल्ड है जितना फीमेल आदमी है? एक्चुअली ज़्यादा स्किल्ड है। ज़्यादा स्किल्ड हाँ है। जी, ओके, काम करने काम की करने- एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा है ज़्यादा है उनकी। पुरुषों के मुकाबले। हाँ जी। वाह, सो नाइस। ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। एंड लाइक हम अपने देश से भले को हम बहुत अच्छा प्यार करते हैं, अपने देश की इज्जत भी करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे वहाँ पे महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम आंका कम जाता है, माना जाता है। और कहीं ना कहीं उनके जो यहाँ पे स्किल्स महिलाओं होती को है, थोड़ा ज़्यादा माना जाता है पुरुषों हाँ से। हाँ, वैसे अपने देश में महिलाओं की कुछ स्किल्स है वो पुरुषों के मुकाबले कम भी होती हाँ जी, है। हाँ जी। तो बट क्या यहाँ इनकी जो सैलरी है उसके अंदर पुरुष और महिला में फर्क आता है? हाँ, फ़र्क आता है, महिला की ज़्यादा होती है। हैं? हाँ, और क्या वर्किंग आवर्स भी सेम होता है, अलग होता वर्किंग आवर्स सेम ही होता है। है? ओके, कोई भी लेबर हो, फीमेल हो मेल हो, वर्किंग आवर्स सेम ही होता है। तो चलते चलते थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा और फैक्ट्री के लोगों को, हमारे दर्शकों को देखने का मिलेगा। तो अब मुझे ये बताइए कि इनका वर्किंग टाइम क्या होता है? 9 o'clock मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है, हाँ, और वर्किंग टाइम एक्चुअली 6 बजे तक होता है। उसके बाद ओटी होता है, ओवर Overtime। टाइम। हाँ जी, Okay। तो वो 10 बजे तक अभी चल रहा है। ओवर टाइम में क्या मतलब इनका प्राइसिंग की अगर पर बात आवर करें का बेसिस के हिसाब से होता है सैलरी। तो? ओके ओके। अगर हम बात करें चाइना के अंदर, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, देखो मैं बिजनेस फील्ड से मैं हूँ, आप भी सेम मतलब फील्ड से हैं, कई हमारे दर्शक हैं उनको नहीं मालूम। तो यहाँ जो वर्कर होते हैं उनको सोशल इंश्योरेंस भी देना पड़ता है, उनकी सैलरी भी होती सैलरी है, देनी पड़ती है उनको, और उनके रहने का भी हाउस अलाउंस देना हाउस पड़ता है, अलाउंसेस, मील्स खाने देना का भी पड़ता होता है। है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब थोड़ा सा बताइए उनका सैलरी किस तरीके से डिजाइन होता है, उसके बावजूद भी चाइना के जो आइटम है वो सस्ते क्यों हो जाते हैं? एक्चुअली सैलरी के हिसाब से सब मैनेज नहीं होता है। यहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा है, और एक बार जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्चुअली फाइनल प्रोडक्ट ही बनता है। इंडिया में कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बन गया, फिर उसमें कुछ फॉल्ट निकलता है, फिर उसमें रीवर्क होता है, तो लेबर ऑलमोस्ट डबल लग जाती है उसमें, और ओके, इधर एफिशिएंसी ज़्यादा है।
जितना ये लोग एक काम करते हैं, इंडिया में ऑलमोस्ट 3 या 4 वर्कर उतना काम करेंगे। इतना फ़र्क हो जाता है। इतना फ़र्क हो जाता है। सो आपका कोई आइटम मान लीजिए यहाँ से खरीदा और उस खरीदने के बाद आपने उसको इंडिया में डिलीवरी दी, तो मान लीजिए उसमें किसी में कोई फॉल्ट आ गया, आपकी वारंटी भी तो होती होगी। हाँ, वारंटी होती है। तो उसका कहाँ कैसे उसका उपाय होगा कि उसको एक्सचेंज करना होगा, गारंटी? वैसे इंडिया में भी वेयर हाउस है और काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग वीडियो कस्टमर से मंगवा लेते हैं कि आप में क्या प्रॉब्लम है। अगर रियली फॉल्ट है फैक्ट्री की तरफ से तो नॉर्मली चेंज हो जाता है। तो हमें थोड़ा और बताइए अपनी, ये इतना इधर लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये जैसे ड्राइवर बन जाते हैं तो यहाँ पे स्टैकिंग करते हैं ड्राइवर्स। सो ये यहाँ पे नीडल्स लगी है, नीडल्स लगी होती है क्योंकि इसके अभी है ना ये तारे हैं वो कटी नहीं है। ओके, उसके बाद इनको कटने के लिए वहाँ पे लेके जाते हैं। तो ये यहाँ पे पूरा इस तरह का ये रॉ मटेरियल स्टोर हो गया, इन्होंने ये सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो गया। सेमी फिनिश हो गया। ये पूरा स्टोरेज इधर आ चुका है जो उन्होंने असेंबल किया था। अब यहाँ पे हो रहा है सोल्डरिंग, ये कर रहे हैं सोल्डरिंग। हाँ जी। तो ये सोल्डरिंग में एक्चुअली इसको इस घोल के नीचे की तरफ चिपका देते हैं। हाँ, इसका जो सब तारे हैं वो आपस में जुड़ जाती है। ये पहले केमिकल लगता है, ये फिर उसमें सोल्डर में जाता है। ओके, तो ये सब तारे एक ही बार में जुड़ जाती है। सो इंडिया में इसको मशीन वाली सोल्डरिंग बोलते हैं मोटा मोटी कई लोग। हाँ, मशीन वाले कोई सोल्डरिंग बोलते हैं। तो ये सोल्डरिंग का काम है यहाँ पे, और ये वो आइटम्स रखे हुए हैं जो इधर सोल्डर करना है। ओके, तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है जो कि मतलब एक ही टाइम में इतने सारों को कर देते हैं। तो उसके बाद जो तारे बच जाती है वो फिर उसके बाद कटिंग होती है। कटिंग कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है, उस मशीन पे। हाँ जी। ओके, तो दोस्तों अब दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में वो कटिंग का कैसे होता है। तो ये दोनों मशीनें काम करती है कटिंग का। हाँ जी। बस इसके ऊपर रखो और स्लाइड करो, ये कटिंग हो जाती है। हो जाते हैं। वेरी गुड। उसके बाद में इनकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग फिर एजिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इनकी टेस्टिंग होती है। तो चले उधर चलते हैं। पहले एक आपको मशीन दिखा देता हूँ। हाँ। जो सिंगल इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट्स हैं वो मशीन से टेस्ट होते हैं। मशीन से टेस्ट होते हैं एक। ओके, और उसके बाद में वो जाते हैं वो फिर रैंडमली कुछ प्रोडक्ट एजिंग में टेस्ट होते हैं जो 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीने तक पड़े होते हैं टेस्टिंग के लिए। ओके, ये क्या हो रहा है इधर? हाँ, ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट टेस्ट हो रहे हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट टेस्टिंग, मतलब हर एक पीसीबी चेक हो रही है मशीन के थ्रू। हाँ जी, मतलब एक भी ऐसे रैंडम नहीं छोड़ते? नहीं, एक भी रैंडम नहीं छोड़ते। वहाँ कटिंग होने के बाद सीधा यहाँ आता है और एक पीस चेक होता है। एक पीस 100% क्वालिटी चेक। कैसे पॉसिबल है? मतलब 100 मशीन के थ्रू होता है वो पूरा, मैनुअली कुछ नहीं होता है। ओके, जैसे एक मशीन है प्रॉपर चेक कर रही है और प्रॉपर उसमें कुछ फॉल्ट होगा तो वहाँ पे मशीन रुक जाएगी। अच्छा, मैं एक उठा के देखूँ इसमें? हाँ, उठा के देख लीजिए। अगर मुझे ये बताओ, मैंने ये मान लीजिए चेक किया और ये वाली में एक मिस्टेक आ गई, तो क्या होगा? तो बस वो मशीन वहाँ पे रुक जाएगी और ये वाला प्रोडक्ट है उसका रीवर्क होगा। मतलब इसके कंपोनेंट में कहाँ कुछ मिसमैच है वो फिक्स होगा और फिर वापस चेक होगा। और फिर भी फॉल्ट आ गया तो इसको काट के तोड़ा के निकालें? फॉल्ट नहीं आएगा, वो रीवर्क हो जाता है। अगर फॉल्ट आएगा उसमें तो वहाँ पे वो क्रॉस कर देंगे, काट नहीं सकते उसको। ओके, वो इसको क्रॉस कर देगा, रेड मार्किंग से क्रॉस कर देंगे और इसके कंपोनेंट सब निकाल देंगे, तो ये यूज़ नहीं होगा प्रोडक्ट। ओके, इसको बाकी बाद में पैकिंग में नहीं जाएगा? ये पैकिंग में नहीं जाएगा। इसके आसपास के नेबर्स है वो सब चले जाएंगे। ये 100% क्वालिटी चेक होके ही चीज़ जाती है। हाँ जी। तो मतलब इसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, वो लॉन्ग टर्म रहती है। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी है। और इसके बाद जब इसकी जो 5 महीने 4 महीने 1 महीने लाइन में टेस्ट होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए उधर ही चलते, इसको रखता हूँ मैं। लेट्स गो टू दैट वे। तो मतलब आपका जो मैजी के ड्राइवर जो है वो आप टेस्ट करते हो? मतलब कोई अगर आपसे अपने नाम पे बनवाना चाहे वो भी बना के देते हैं। उसको OEM बोलते हैं। OEM ब्रांड नेम में हम लोग बना के देते हैं। ओके, इधर आपका एजिंग एरिया है, तो मुझे बताओ कि ये मैक्सिमम आप कितने टाइम तक खींच के रखते हो इनको? ये तो 1 महीने तक टेस्ट होते हैं कंटिन्यू, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें लाइफ चेक करनी पड़ती है कि कुछ टाइम के बाद या तो अलग अलग वोल्टेज के बाद क्या प्रॉब्लम आती है, वो एजिंग टेस्ट में पता चलता है। जैसे लाइफ में अगर आप लाइट यूज़ करेंगे, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो वो सब चीज़ें हैं ना यहाँ पे पता चलती हैं। ओके, सो मुझे उस जगह लेके जाओ जहाँ आप कंपोनेंट को चेक करते हो, मतलब जो पार्ट्स होते हैं। लेके चलता हूँ जहाँ पार्ट्स चेक होते हैं और जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसकी क्रिटिकल टेस्ट होती है, इसका सर्च कितना है, मतलब वो जो झटके लगाने वाला। वो मैं आपको लैब में अभी लेके चलता हूँ। ओके, चलिए, मतलब इस तरफ चलना पड़ेगा। ओके,
लेट्स गो। हमें वेयर हाउस भी देखना है आपका किस तरीके से है। हाँ, जब फिनिश प्रोडक्ट हो जाता है तो वेयर हाउस में जाता है। हाँ, तो पहले आपको मैं लैब दिखाता हूँ, फिर आपको मैं वेयर हाउस एक बार दिखा देता हूँ। श्योर श्योर श्योर। दोस्तों इधर इनके कुछ डब्बे भी रखे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेइजी का इसके ऊपर लोगो लगा, मेइजी का। ये फ्लड लाइट है 100 वोट की, इस तरीके के डब्बे में पैक होकर के जाती है यहाँ से। ये पूरा मतलब इधर पूरा ऐसे पैकेजिंग हो रहा है इनका आइटम। सो ये है आपका सर्ज जनरेटर। सर्ज जनरेटर। ओके, सो इसमें क्या होता है? इसमें जो आप झटके बोल रहे हो, वो इसमें झटके लगते हैं। मतलब जो वोल्टेज है कम ज़्यादा करके झटके, या फिर लाइट कटती है जल आती नहीं, है? जो लाइट का रिवर्स कनेक्शन, जब लाइट बंद होती है हाँ हाँ। तो उसका रिवर्स एक पावर आता है, तो उसको सर्ज बोलते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में होता है। तो यहाँ पे वो टेस्टिंग होता है। ओके, सो ये सर्ज जनरेटर ये है। सर्ज जनरेटर है। तो आप एक पीसीबी पे करते हो या फिर एक आइटम पे करते हो, कंपोनेंट पे? नहीं, कंप्लीट प्रोडक्ट पे होता है ये वाला। तो ये प्रोडक्ट पे होने के बाद लगभग कितना टाइम के लिए होता है? ये इसका एक टाइमिंग होता है, जैसे समझो ये हो जाएगा तो 10 मिनट के अंदर एक साइकिल फिनिश हो जाएगा। तो आप किसी भी आइटम पे कितने टाइम के लिए लगाते हो? अलग 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 आइटम के हिसाब से, जैसे सर्ज 4 kV हो गया, 6 kV हो गया, 8 kV हो गया, 10 kV हो गया। तो जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन होगा वो सबसे टेस्टिंग होगा। और भी यहाँ बहुत सारी मशीनें पड़ी यहाँ है। पे मशीन्स है, और यहाँ पे मशीन्स, यहाँ पे सब कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग होते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उनके बारे में बताइए। हाँ जी, चले उधर। चलिए। इस तरफ भी आपके बहुत सारे आइटम। बहुत सारे यहाँ पे जैसे छोटी छोटी मशीन्स है। हाँ हाँ हाँ। ये सब कंपोनेंट लेवल की टेस्टिंग हो रही है। जैसे जो कंपोनेंट आता है पहले तो टेस्ट होता है कि उसका वैल्यू प्रॉपर है कि नहीं है। ओह, यहाँ तो देखो बहुत सारे छोटे 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 आइटम्स हैं। कंपोनेंट्स हैं। हाँ जी। हाँ हाँ। मतलब इन आइटम में अगर कोई खराबी आ गई हाँ, तो वो लॉट है ना, ये यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा, और जो सप्लायर है वो चेंज करके देंगे, फिर चेक होगा, फिर ओके है, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तभी आपने कहा अगर ये इंडिया में होगा ये तो इंडिया मतलब में होगा तो 35 दिन तो यहाँ से जाने में लग जाता है। तो एक अगर खराब हुआ तो वापस 35 दिन आएगा, 35 दिन जाएगा, 70 दिन खराब हो गया। 70 दिन खराब हो जाएगा, लेकिन पूरा प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। तो जो एक साइकिल होता है, एक टारगेट होता है कब तक मटेरियल देना है, तो वो पूरा रुक जाता है। हाँ, ये चीज़ अभी समझ में आई है, और शायद दर्शक भी इस चीज़ को समझ पाए होंगे, जो एक्चुअली हम कहना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैं अब आपके ऑफिस में बैठ करके आपसे और कुछ जानता हूँ। मैं आपको पहले कंप्लीट का वेयर हाउस दिखा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। कि कंप्लीट प्रोडक्ट कहाँ स्टोर होते हैं, फिर एक बार हम लोग ऑफिस में चल के पूरा बात करेंगे। हाँ, तो दोस्तों अभी इनसे पूछते हैं इन्होंने फैक्ट्री कैसे खोली, फैक्ट्री खोलने का जो सेटअप है वो कितना आसान होता है या मुश्किल भरा होता है, चाइना में फैक्ट्री खोलने में क्या यहाँ कोई रिश्वत भी लगती है या फिर बहुत आसानी से हो जाता है, ये सब चीज़ें चाल के पूछते हैं। फिलहाल चलते हैं इनके वेयर हाउस की तरफ। इस तरफ तो पूरा स्टोरेज किया हुआ आपने, पूरा स्टोरेज किया हुआ है। तो ये रेडी टू डिस्पैच वाले हैं? ये रेडी टू डिस्पैच है, और उस तरफ रॉ मटेरियल है। ये एक्चुअली वेयर हाउस है। हाँ 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 हाँ। सो ये तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है उधर से यहाँ तक। चाइना में वेयर हाउस थोड़े ज़्यादा ही बड़े होते हैं। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली इनका मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा, मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, और स्पेस थोड़ा स्पेसी काम करते हैं, कंजस्टेड काम थोड़ा कम करते हैं चाइना में। अभी देखो मेरे को आपसे बहुत सारे और सवाल पूछने हैं जो शायद हमारे दर्शकों की इच्छा ही होती होगी पूछने के बारे में। तो जल्दी से ऑफिस में चलते हैं और बैठ करके आपसे वो सारे सवाल मैं एक एक करके पूछना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए 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 दोस्तों, ऑफिस की तरफ चलते हैं, और फिर कुछ और चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो शायद आप कभी भी लाइटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हो और यहाँ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ लाइटिंग गूंजन आना चाहते हो, उसके संबंध में होगी, जो आपके लाइफ के अंदर काम आने वाली चीज़ है। लेट्स गो टू द ऑफिस। वैसे आपका ये जो ऑफिस है, अगर यहाँ तक किसी को पहुँचना हो तो वो कैसे पहुँचेगा? ये तो गुजन का मेन लोकेशन है। जैसे सामने KFC है, दिल्ली होम होटल है, इंटरनेशनल होटल है सबसे पुराना। तो वहाँ से कोई भी देखेगा तो मेजी का लोगो तो सबको दिख ही जाएगा वैसे। ओके ओके दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ आना हो तो जैसे आपकी जो लाइटिंग एरा होटल भी है, लाइटिंग एरा होटल, लाइटिंग एरा या फिर इंटरनेशनल होटल है, इनमें मोस्टली लोग रुकते हैं। उससे जस्ट ऑपोजिट साइड में ये आपको दिख जाएगा। या फिर ना आप यहाँ जो गार्डन है इनका, एक चाइना का जो इस गूजन का है, जहाँ पे रात को शाम को डांस होते हैं, आंटियाँ डांस करती है, लोग घूमते रहते हैं, वो जो पब्लिक स्क्वायर है उसके जस्ट सामने है। तो चले अंदर की तरफ। चलो। ओके,
तो अंदर दिखाइए आप क्या क्या आपके ऑफिस के अंदर आइटम्स लगे हुए हैं। ओके, इस तरफ तो आपके इसका डीओबी है पूरा, डीओबी है, ये एस के डी में और कंप्लीट दोनों में आपकी दोनों लाइट मिल जाती जाएगा। है। हाँ जी, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये इस तरफ आपके जो ड्राइवर्स हैं है, उनके सैंपल लगाए हुए हैं यहाँ पे। ओके, इसकी कितनी कैपेसिटी है? ये 100 वॉट का ड्राइवर 100 वॉट का, ये 50 वॉट, 50, ये गोल्ड वाला है। ये गोल्ड वाला है। ये बहुत अच्छा, मतलब ये फेमस प्रोडक्ट है। 3 इयर्स का वारंटी है इसमें। 3 इयर्स की वारंटी 3 है। इयर्स की वारंटी है। और इसकी कितनी वारंटी है? इसकी भी 3 इयर्स की 3 वारंटी इयर्स की। और इसकी ये 2 इयर्स वारंटी। 2 इयर्स। और ग्रेड ए? ये 1 ईयर वारंटी। 1 ईयर, 1 2 3। 3। ओके, और ये ई वाला? ये कस्टमाइज होता है। कस्टमाइज? हाँ जी, मतलब किसी को अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, मुझे ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो ये उसके लिए कस्टमाइज होता है। ओके, सो नाइस। इस तरफ भी आपने कई आइटम्स दिखाए हैं, साथ में इधर आपने ये लाइटिंग दिखाई है पूरी। ये डीओबी लाइटिंग्स हैं। ये सबसे बड़ी आपकी ये 400 वॉट की है। 400 वॉट? हाँ जी। तो इसमें कितने लाइट्स होती है? इसमें 525 525 लाइट्स होती है लाइट्स इसमें। होती है। ये दोनों सेम ही है? ये दोनों सेम ही है। 400 ये वॉट की। ओपन करके दिखाया है। हाँ हाँ। ये डीओबी ऐसा रहेगा और ये क्लोज बताया। ये सबसे बड़ी आइटम आपका? ये सबसे बड़ी आइटम है। सबसे छोटा वाला? सबसे छोटा वाला 50 वॉट। 50 वॉट का? हाँ जी। कौन सा वाला? ये वाला। हाँ जी, ये 50 वॉट। दोस्तों ये वाला है 50 वॉट का, बिल्कुल छोटा सा। अच्छा, ये खुला है अभी ऊपर से? ये खुला है क्योंकि कस्टमर्स आते हैं तो उनको ओपन करके दिखाना पड़ता है। और ये जो स्ट्रीट लाइट्स? स्ट्रीट लाइट्स में 24 वॉट है, 36 वॉट है, 50 वॉट है। अभी 100 वॉट डेवलपमेंट में हो गया है। ओके, सो नाइस। तो आपका ऑफिस तो काफी बड़ा है, अंदर तक लंबा है। आइए ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। श्योर श्योर श्योर। आपसे पहला सवाल ये है कि आपका लेबर एक्सपीरियंस कैसा रहा है चाइना में? लेबर एक्सपीरियंस चाइना में वैसे तो पूरा अच्छा ही रहा है। लेबर हायरिंग से लेके लेबर प्रोडक्शन, उसका एक्यूरेसी, क्योंकि स्किल लेबर का और रेगुलर लेबर का काफ़ी लेवल डिफरेंट होता है, तो वो हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा है एक्सपीरियंस तो। काफी अच्छा रहा है। हाँ जी। क्या लेबर्स के अंदर गुटबाजी हो जाती है? गुटबाजी एक्सप्लोर करके बताइए क्या होता है। ओके, गुटबाजी मीन्स लाइक यू नो, कोई रिलेटिव्स होते हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, ऐसा अच्छा, होता है? वैसे नहीं, ग्रुप वगैरह तो नहीं होता है, क्योंकि लोग हैं इधर, जैसे लेबर हो गया, वो इधर काम करने आते हैं। ये ग्रुप बनाने का काम और यूनियन बनाने का काम वो सब यहाँ पे नहीं होता है। क्या वो 3 महीने काम करके बोलते हैं या तो पगार बढ़ाओ नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा कुछ बोलते नहीं, वो सब इधर नहीं होता है, क्योंकि इधर है ना थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है। हैं? जैसे लेबर हो गए, तो लेबर भी एक प्रोफेशनलिज्म में आता है कि वो यहाँ पे काम करने आ रहा है, प्रॉपर लेवल पे चलता है सब कुछ। कि आज उसने गलत काम किया, कल उसने सही काम किया, या तो उसको सैलरी एक दिन ऊपर नीचे हुई तो फिर उसने काम करना बंद कर दिया, वो सब नहीं होता है यहाँ पे। ओके, अगला मेरा सवाल है कि आप जैसे मान लीजिए कंपनी या फैक्ट्री, दोनों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम होती है या फिर अलग अलग होती है? नहीं, कंपनी फैक्ट्री का ऑलमोस्ट 99% सेम ही होता है, क्योंकि ऑफिस जैसे हो गई, कंपनी हो गई, तो उसमें लेबर लॉ के हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे पानी हो गया, फायर हो गया, और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कंपनी में फॉलो नहीं होती है, लेकिन जो फैक्ट्रीज है उसमें वो फॉलो होती है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम ही होता है। तो एक फैक्ट्री का अगर लाइसेंस लेना हो तो जैसे आपने लिया होगा तो उसमें कितना टाइम लगता है? लेस देन अ वीक ही लगता है ऑलमोस्ट। तो कितने डिपार्टमेंट का आपको चक्कर काटना पड़ता है, मतलब जो भी ऑनर होता है उसको? नहीं, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि 1 विंडो पॉलिसी जो होती है, तो एक ही जगह पे आपका पूरा लाइसेंसिंग हो जाता है। डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कि आपका बिजनेस लाइसेंस, आपका फायर का लाइसेंस, वो सब कुछ नॉर्मल ही है, बट एक ही जगह पे हो जाता है, आपको कहीं अलग अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ओनर को, जो ओनर है कंपनी का, उसको ऑफिस का कितनी बार विजिट करना पड़ता है? जो ओनर को रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस मुश्किल से 2-5 मिनट ही विजिट करना पड़ता है। 2-5 मिनट में 2-5 फैक्ट्री मिनट में। रजिस्टर हो जाती है? ओके, 2-5 मिनट में रजिस्टर नहीं होती है, बट जैसे आपने एजेंट को एक काम दिया है कि मुझे फैक्ट्री ओपन करनी है और ये मेरे पेपर्स हैं, तो आपके ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के अंदर प्रोसीजर है, लेकिन आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होएगा। जैसे कल का अपॉइंटमेंट आपका 9 बजे का फिक्स हुआ, तो आपको अपॉइंटमेंट का टाइम मिलेगा कि 9 से 9:30 के बीच में आपको आना है, आपका फेस दिखाना है वहाँ पे, क्योंकि फेस स्कैन होता है, सिग्नेचर होगा आपका, और आपका आईडी कॉपी रहेगा, तो बस वही उसके लिए सिर्फ जाना होता है, तो वो 2-5 मिनट का ही काम होता है। ओके। सो मुझे एक चीज़ बताइए, देखिए भारत के बहुत सारे दर्शक हमारा वीडियो देख ही रहे हैं,
उनके मन में भी आता होगा कि क्या कोई कंपनी खोलने के टाइम कोई रिश्वत अंडर द टेबल देनी पड़ती है या फिर कोई ऐसा कुछ प्रोसेस है? अभी तक तो वैसा प्रोसेस मुझे नहीं मिला है। हाँ। एक्चुअली जितना मैंने काम किया है, काफ़ी साल से काम किया है और कंपनीज है मेरे पास, काफ़ी फैक्ट्री है, तो आज तक कोई भी चीज़ के लिए रिश्वत मैंने नहीं दी है यहाँ पे। ना मांगी गई है ना मैंने दी है, क्योंकि वो यहाँ पे कल्चर ही नहीं है रिश्वत का। बस वो है जो गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी है और आपका काम हो जाएगा। एक अगला सवाल है, सप्लायर सपोर्ट कैसा रहता है? जो मतलब आपके सप्लायर्स है जिनसे आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि भाई जो माल बिक गया हम वापस नहीं लेंगे, इस माल में फॉल्ट आ गया तो आपका आपका आप जानो, ऐसा कुछ हुआ है? या फिर कभी आपने किसी को पैसा दिया, उसने पैसा मार लिया, आपको आइटम नहीं भेजा, ऐसा कभी कुछ? देखा जाए तो इंडिया का और चाइना का सप्लायर सिस्टम काफ़ी अलग है। क्योंकि जैसे चाइना का जो सप्लायर सिस्टम है, जो सप्लायर चेन है, वो एज अ फैमिली है। जैसे अगर मेरा काम चल रहा है तो मेरे समझो 40 सप्लायर्स हैं, 50 सप्लायर्स हैं, तो मेरे पीछे फिर सबका काम चल रहा है। तो वो लोग है ना, जैसे एक फैक्ट्री को सपोर्ट करते हैं कि हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, प्राइस में सपोर्ट करेंगे, क्वालिटी में सपोर्ट करेंगे, कस्टमाइजेशन में सपोर्ट करेंगे। तो जैसे वो लोग सपोर्ट करते हैं तो हम भी आगे कस्टमर को एक सपोर्ट दे पाते हैं। नेक्स्ट मुझे पूछना है, लोकल डिलीवरी सिस्टम के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? लोकल डिलीवरी सिस्टम जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो काफ़ी स्मूथ है यहाँ पे काम। जैसे मैक्सिमम शायद 3 दिन में पूरे चाइना में ऑलमोस्ट डिलीवरी हो जाती है, और ना यहाँ पे कोई डैमेजेस है, प्रॉपर ट्रैकिंग है और एक्यूरेसी, परफेक्शन, वो चीज़ यहाँ पे देखने मिलती है लोकल डिलीवरी में। कैश ऑन डिलीवरी का क्या एक्सपीरियंस रहा है? कैश ऑन डिलीवरी का एक्सपीरियंस, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे है ना ट्रैक होती है कि बंदा कहाँ से निकला है, कहाँ डिलीवरी करने गया है, तो कोई भी चीज़ में इधर लूपहोल है ही नहीं। तो हर चीज़ का प्रॉपर एक एक्सपीरियंस आ जाता है। एक नया ऑप्शन मुझे ये पूछना है कि किसी को कोई न्यू आइटम का डेवलपमेंट करना है, फॉर एग्जांपल कोई फ्लड लाइट है या स्ट्रीट लाइट है, हाईवे लाइट है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मेरे को ऐसी फ्लड लाइट बनानी है या ऐसा बनाना है, उसके बारे में अगर मैं किसी चाइनीज़ को बताता हूँ या कोई फैक्ट्री वाले को बताता हूँ, तो उसके बारे में वो कितना जल्दी रेस्पॉन्स करेगा, उस आइटम को वैसा प्रिपेयर कर देगा, या फिर क्या उसका न्यू डेवलपमेंट के बारे में आपका एक्सपीरियंस बताऊँ? हाँ, न्यू डेवलपमेंट के बारे में जैसे आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है और अगर आपको सीरियसली वो करना है तो वो चाइना में पॉसिबल है कि आपके दिमाग में मुझे ये चीज़ बनानी है, तो आप बस सप्लायर के पास जाइए और वो आपका 3D मॉडल बना देगा और उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए वो बना देगा, और आपका प्रोटोटाइप मेरे हिसाब से विदिन 7 डेज में आपको एक सैम्पल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सैंपल प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। जो फर्स्ट सैंपल होता है तो 99% वो मैच करता है आपके प्रोडक्ट से या आपके आइडिया से। इतना जल्दी? इतना जल्दी। ओके। मेरे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो इंडिया में लाइटिंग इंडस्ट्री से नहीं है। अब जैसे आपने मुझे बताया, मैं तो काफ़ी यहाँ चाइना में रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को जानता भी हूँ, बट जैसे कोई लाइटिंग इंडस्ट्री से नहीं है, उनके लिए अगर यही आइटम इंडिया में करना होता है, मतलब एक ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तो इंडिया में लगभग कितना टाइम लगता है कि एक प्रोडक्ट जो उनके दिमाग में है उसके जैसा 99% या 90% एक्यूरेसी से सैंपल उनको मिल जाए? कितना टाइम? इंडिया में भी प्रोटोटाइप आजकल जल्दी बन रहे हैं, बट प्रोटोटाइप टू प्रैक्टिकल आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे जो न्यू मोल्ड्स बनते हैं और एक्यूरेसी होते हैं, तो वो प्रोटोटाइप टू प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और चाइना में प्रोटोटाइप 7 डेज में हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ में मिल जाएगा विद प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन विद इन 1 मंथ हो जाएगा। 1 मंथ में हो जाएगा। लार्ज स्केल पे चाहिए, आप 1 लाख पीस ऑर्डर करो, जितना भी करना है। हाँ जी, विद इन 1 मंथ आपका मास प्रोडक्शन में आपको मटेरियल मिल जाएगा। इसी वजह से चाइना मतलब दुनिया में सबसे आगे तो यहाँ पे है। इनोवेशंस भी अच्छे हैं और मास प्रोडक्शन भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। एक सवाल ये है कि कोई फैक्ट्री सेटअप करता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? देखा जाए तो प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रोसेस है। जैसे आपको है ना हर एक चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। पहले आप डिपॉजिट करोगे, रेंट का फाइनल करोगे जगह, उसके बाद आप लाइसेंसिंग करोगे, उसके बाद आप लेबर का रिक्रूटमेंट करोगे, फिर सोशल सिक्योरिटी का उनका प्रॉपर फाइल बनता है। तो एक यहाँ पे प्रोसेस है, वो प्रोसेस से ही चलता है। अगर आप उसको हर्डल समझोगे तो तकलीफ़ें हैं, अगर आप उसको प्रोसेस समझोगे तो फिर सब ठीक ही है। मतलब ओवरऑल कुछ ज़्यादा तकलीफ है नहीं यहाँ पे काम करने में।
सिंपल भाषा में बताऊं तो दोस्तों इनका मतलब यह है कि अगर आपको फैक्ट्री खोलनी है या कंपनी खोलनी है, पहले आपको जगह रेंट करनी पड़ेगी, फिर उस रेंट का रेंट एग्रीमेंट बनेगा, उसका आपको डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, कुछ एडवांस भी होता है वो भी देना पड़ेगा, उसके बाद आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस के लिए, जो होता है बिजनेस लाइसेंस। और उसके बाद आपकी बिजनेस लाइसेंस मिलने के बाद ही बाकी प्रोसेस संभव हो पाती है। दूसरा मुझे एक चीज़ ये बताइए, आप एज ए फॉरेनर यहाँ काम करते हो, ठीक है, आपने फैक्ट्री खोली और बहुत सारा जो अपना बिजनेस किया, क्या आपको एज ए फॉरेनर काम करने पे क्या कोई डिसएडवांटेज या वीक वीक पॉइंट मिला या फिर कुछ एडवांटेज मिले? ऐसा क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है जो कि लोकल जो मतलब चाइनीज लोगों के और फॉरेनर के बीच में गैप बनाता हो, ऐसा कुछ है? नहीं, वैसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं आया है। मैं भी एक्चुअली शॉक हो गया था कि चाइनीज़ और फॉरेनर्स जिसको भी काम करना है, जो भी काम करना है, दोनों के लिए डॉक्यूमेंट सेम है, दोनों के लिए प्रोसेस सेम है, दोनों के लिए फ़ीस भी सेम है, जो कंपनीज़ की फ़ीस होती है सब कुछ सेम है। तो कोई भी चीज़ में ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं लगा। ऑलमोस्ट 99% सब कुछ सेम ही है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसका फर्क नहीं ओनर पड़ता। विदेशी है या फिर देसी है। ये तो बहुत बढ़िया एक चीज मेरे को आपको तो आप इसको हाँ, एक पॉजिटिव वे में या तो एक सपोर्ट वे में आप इस चीज़ को ले सकते हो कि आप फॉरेनर हो, फिर भी आपको ये सपोर्ट है कि आपको जो भी राइट्स हैं सब लोकल पीपल की तरह ही है। हाँ हाँ हाँ। अगर इंडिया में मतलब देखिए हमारा वीडियो कई लोग देखते हैं, आप अपनी सलाह क्या देना चाहोगे कि जिसकी वजह से देखिए बहुत सारे माइंड वाले लोग इंडिया में हैं, बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो फैक्ट्रियां चला भी रहे हैं, कई लोग हैं जो यंग जनरेशन है मेड इन इंडिया में कुछ करना चाहते हैं, ऐसा क्या क्या कुछ चुनिंदा 5 चीजें ऐसी है जो चाइना से वो सीख करके अगर अपने देश में एज इट इज अप्लाई कर दे तो जो मेड इन इंडिया है वो कैसे डेवलप कर सकता है? मेरे हिसाब से जस्ट एक सजेशन है कि स्किल लेबर है अगर, तो आपका ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। और आपका रॉ मटेरियल चेन है, जैसे अगर चाइना से चेन है या आपका लोकल इंडियन से चेन है, तो वहाँ पे अगर आपका QC कंट्रोल हो जाए प्रॉपर रॉ मटेरियल में, तो आगे आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलमोस्ट सब सॉल्व हो जाती है, यहाँ तो प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। और जैसे वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अगर वो थोड़ा बेटर हो जाए, थोड़ा सुधर जाए, या थोड़ा ट्रांसपोर्ट वेज थोड़े चेंज हो जाएं, तो डैमेजेस जो हैं और जो रिजेक्शंस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे वहाँ पे। और जैसे रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाईज है, वो तो अभी वहाँ पे भी ऑलमोस्ट अच्छा ही हो गया सब जगह पे। एंड लेबर को जो सोशल सिक्योरिटी है, वो सोशल सिक्योरिटी अगर प्रॉपर आप पे करते हो और अगर वो प्रॉपर लेबर को बेनिफिट मिलता है वो चीज़ का, तो अगर सबको बेनिफिट एक अच्छे से मिलता है, यूटिलाइजेशन होता है कोई भी चीज़ का, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट है। और अगर एक और चीज़, अगर सिंगल विंडो पॉलिसी जो होती है कि एक ही जगह पे आपने हर एक चीज़ लाइसेंसिंग हो जाती है, कि आपका फायर, लेबर लॉ, बिजनेस लाइसेंस और जितने भी लाइसेंसिंग होते हैं, अगर एक ही जगह पे वो सॉल्व हो जाता है, ओके होता है, आप फ्री फैक्ट्री ओपन कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं कि आपके एक लाइसेंसिंग हो गए, 3 लाइसेंसिंग आना बाकी है, वो चीज़ में पेंडिंग काफ़ी रह जाता है। जीएसटी लो और ये करो, काफ़ी चीज़ें हैं, लेबर लॉ है, उसके बाद फिर एनवायरमेंटल लॉ है कि आपका पॉल्यूशन इतना होना चाहिए। अगर हर चीज़ एक ही विंडो में हो जाए कि आपका ओके हो गया, मतलब आप ओके मतलब फैक्ट्री ओपन कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा सबके लिए। और एक टाइम पीरियड हो, विद इन 7 डे में होना ही है। एक टाइम पीरियड हो के 7 डेज में होना ही है, या तो 1 मंथ में भी होना है, 1 मंथ भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक है ना फिक्स टाइम पीरियड हो कि आपको भी एक प्लानिंग मिलेगी कि हाँ मैंने आज अप्लाई किया, विद इन 1 मंथ या विद इन 1 वीक, विद इन 10 डेज आपका अप्रूवल आएगा या तो आपका रिजेक्शन आएगा, लेकिन एक डिसीजन आ जाएगा आपका। बहुत जरूरी चीज हो जाती है। एक चीज मुझे ये बताइए कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंध में मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है। भारत के बहुत सारे युवा है, यंग जनरेशन है, चाइना से लाइटिंग का काम करना चाहते हैं, क्योंकि लाइटिंग में देखिए दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया भी आता है और स्कोप भी बहुत बड़ा होता है। लाइटिंग के बहुत सारे एक्सपो भी होते हैं, मैंने भी बहुत सारे एक्सपोज का वीडियोस बना करके दिखाए हैं, चाहे गुजन का लाइटिंग एक्सपो हो, चाहे ग्वांगझो का लाइटिंग एक्सपो हो, इंटरनेशनल एक्सपो होते हैं। तो इन एक्सपो के अकॉर्डिंगली आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि उन लोगों को क्या चाइना विजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से चाइना तो आजकल सब विजिट कर ही रहे हैं जितना दिखने में आ रहा है, बट
स्मॉल स्केल के लिए चाइना विजिट करना शायद फिजिबल इतना नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है यहाँ से लेना, क्योंकि थोड़ा बल्क भी है और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो जाती है। एक ऑलमोस्ट 45-50 डेज 60 डेज़ का वेटिंग हो जाता है और काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब होता है कि सप्लायर ने पैसा नहीं दिया या आपका मटेरियल रिजेक्शन काफ़ी निकला। तो वो चीज़ में मेरे हिसाब से स्मॉल स्केल को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी मिडल हैं और हाई स्केल जो फैक्ट्रीज हैं वो तो मोस्टली आते ही हैं चाइना, और जिनको अभी नया आना है तो एक्सपो है। जैसे आप एक्सपो में आएंगे पहली बार तो आपको एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा, उसके बाद आप फैक्ट्रीज विज़िट कर सकते हैं और हर एक चीज़ आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो बेनिफिट है ही। ये आपने एक सही सलाह दी है कि हड़बड़ी में चाइना मत आओ। हड़बड़ी में चाइना नहीं हाँ, आओ। कुछ और ऐसा भी नहीं है कि आप आज चाइना आ गए आपका आज ही काम हो जाएगा, प्रॉपर सप्लायर मिल जाएगा और प्राइस मिल जाएगी। वो तो जल्दी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग फैक्ट्री ओपन करके बैठे हैं, तो इसी वजह से करके बैठे हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनको एक ईजी टू ट्रेड का ऑप्शन मिल जाए, कन्वीनियंस का ऑप्शन मिल जाए, इन्वेस्टमेंट सेविंग का थोड़ा ऑप्शन मिल जाए। तो वही एक रीज़न है कि डायरेक्ट चाइना टू इंडिया या चाइना प्राइस टू इंडिया जो हम लोग करके बैठे हैं वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, मुझे एक सवाल और जानना है आपसे। इस प्रकार से है कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ मान लीजिए बिजनेस करना चाहते हैं, तो कई मतलब छोटे व्यापारी भी हैं, कई बड़े व्यापारी भी हैं। बड़े वाले तो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाते हैं। छोटे व्यापारी ऐसे होते हैं जिनकी क्वांटिटी होती है, मान लीजिए 1000 पीस क्वांटिटी है, 2000 पीस क्वांटिटी वाले हैं। उससे नीचे वाला तो मतलब फिर तो वो रिटेलर्स में आ जाते हैं। तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप एक मोटा मोटी मुझे बताइए कि ये वाला जो आइटम्स होता है इसका इतना देखो आपको आइटम्स का खरीदना ही होता है। वैसे कुछ स्पेसिफिक एमओक्यू तो सेट है नहीं, बट वही है कि हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर फैक्ट्री वाले से काम हो, क्योंकि उनका भी एक क्वांटिटी रेगुलर होता है और उनको भी काम रेगुलर करना है और हमको भी ना एक प्रॉपर रेगुलर प्लानिंग मिल जाता है कि हमको भी इतना स्टॉक रखना है, इतना प्रोडक्शन करना है। तो हम लोग प्रेफर वही करते हैं कि अगर फैक्ट्री वाला है कस्टमर तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। बाकी क्वांटिटी एमओक्यू वैसा कुछ चीज़ होती नहीं है वैसे, क्योंकि बिज़नेस वाले हैं, आज बिज़नेस कम है कल बिज़नेस ज़्यादा है, तो वो चीज़ तो मैनेजेबल हो जाती है। बट यही है कि एक रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर नहीं जुड़ें तो ज़्यादा बेटर रहता है। मतलब क्वांटिटी एक अच्छी हद तक होनी चाहिए, अच्छी हद तक होनी चाहिए। जैसे स्मॉल स्केल भी फैक्ट्री है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं रहता उसमें, क्योंकि उनका भी काम रेगुलर एक सेट हो जाता है। और चाइना में पैसा लगाने से अच्छा अगर इंडिया में आपको सेम प्राइस में ऑलमोस्ट तो आपको मटेरियल मिल जाता है, इजी अवेलेबल हो जाता है, सर्विस हो जाता है, आफ्टर सेल सर्विस है वो हो जाता है। तो वो भी इंडिया में है, वो भी इंडिया में बैठे बैठे एज अ लोकल सप्लायर। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही है, क्योंकि यही आपका इन्वेस्टमेंट आप किसी और चीज़ में लगा सकते हो। तो आपका मल्टीप्लाई एक काम है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ऑर्डर इन चाइना एंड डिलीवरी इन इंडिया। सो दोस्तों, अब टाइम हो चुका है कुछ खाना खाने का, और आज हम इंडियन की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ बेहतरीन से प्योर वेज इंडियन रेस्टोरेंट में जो इसी गुजन सिटी में है। लेट्स गो। यह है गुजन का एकमात्र प्योर वेज रेस्टोरेंट जो कि एक आलीशान तरीके से बना हुआ है अंदर से। लेट्स गो इनसाइड विथ मी। देखो दोस्तों, जैसे ही आप अंदर की तरफ इंटर करोगे आपको जो वाइब्स मिलने वाली है वो इतनी बेहतरीन है, वो आप कहोगे कि हम किसी राजा महाराजा के महल में आ चुके हैं। ये देखिए, फिलहाल ये है यहाँ का मेन रेस्टोरेंट। एक दही पूरी और एक पनीर टिक्का।